हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में होने शामिल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज और डीएसपी एसेट मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कल्पेन पारेख साहब। 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपका फाइनेंस और एसेट मैनेजमेंट फील्ड का, और डीएसपी से पहले आपने कई दिग्गज म्यूचुअल फंड्स के साथ काम करने का उच्च पदों पर अनुभव प्राप्त किया है। उसमें से आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज म्यूचुअल फंड शामिल है। पेशे से आपने एमबीए किया है एनएमआईएमएस कॉलेज से फाइनेंस में, और इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की आपने भारतीय विद्यापीठ पुणे से। कल्पेन सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो थोड़ा सा बाजार के मूड माहौल पर और डायरेक्शन पर ही आपसे राय लेना चाहता हूँ। आपके फंड हाउस का क्या व्यू है इस वक्त बाजार को लेकर? गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। अनिल जी, थैंक यू फॉर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आई थिंक धीरे धीरे बाजार स्टेबल हो रहा है, क्योंकि हर हफ्ते के जो बैड न्यूज़ का क्वांटिटी है वो काफ़ी हद तक आते गया है पिछले 3-4 महीनों में, और वो सबको मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और ग्रेजुअली हमें लग रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टेडी है। मार्केट का मूड अनस्टेडी है, और वो तो नेचर ऑफ मार्केट है कि वो 2 साल पहले बहुत ज्यादा तेजी में चला गया था फॉर द सेम इकोनॉमिक मूड, और फिलहाल फिर से फॉर द सेम इकोनॉमिक मूड वो पेंडुलम हिल के दूसरी तरफ चला गया था। तो आई थिंक मार्केट अपना काम कर रहा है और इकोनॉमी अपना काम कर रही है। धीरे धीरे रिकवरी दिख रही है हमें। ऑटो सेल्स, सीमेंट सेल्स, पावर डिमांड, रियल एस्टेट डिमांड, ये सब सेगमेंट्स में अगर आप देखोगे तो स्टेडी स्टेट ग्रोथ हो रहा है, विच इज द हॉलमार्क ऑफ अ स्टेडी इकोनॉमी। और दो जो सबसे बड़े सेक्टर है हमारे इंडेक्स में, एक है बैंक, वो अभी भी मूव नहीं हो रहे हैं फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बाजार थोड़ा टाइम लगा रही है बैंक्स को टर्न देने में। और दूसरा एक सेक्टर है जो अभी छोटा हो गया है, पहले बहुत बड़ा था बट मार्क टू मार्केट की वजह से काफी छोटा हो गया है, वो है टेक्नोलॉजी। वहां पे अभी भी कंफ्यूजन है दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टरों का कि सॉफ्टवेयर में पैसा लगाना चाहिए या सॉफ्टवेयर के प्रॉफिट पूल्स एआई वाली कंपनीज में चले जाएंगे। तो ये डिबेट दोनों तरफ चल रहा है। तो टेक स्टॉक्स में अभी भी स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन हमारा ये व्यू है कि इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। और और जनरली इकोनॉमी का काम ही होता है 2-3 साल ठीक चले, 1-2 साल स्लो हो जाती है, फिर से ठीक चलती है, और इस तरह से अपनी गाड़ी आगे चलते रहती है। तो एकदम आपने सही तरीके से एनालिसिस भी किया। अब भाई, इस तरह की सिचुएशन में जो म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उन्हें क्या अप्रोच रखनी चाहिए? अगर उन्हें अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगाना हो तो क्या वो ज़्यादा ठीक रहेगा, और यदि हाँ तो फिर किस तरह से निवेश करें? एक्चुअली अनिल जी, आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में हर एसेट क्लास ने वो मैच के अंदर आके अपना काम कर लिया है। 2023, 24, 25 में 2023-24 में इंडियन स्टॉक्स ने अपना काम किया। फिर 24 और 25 और फर्स्ट हाफ ऑफ 26 में ग्लोबल स्टॉक्स ने अपना काम किया। फिर हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर ने आके स्लॉग ओवर्स में आके बहुत सारी सेंचुरीज मार दी। और अब बचा है फिक्स्ड इनकम। अब फिक्स्ड इनकम में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहे हैं काफी समय से, दुनिया भर में तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में रेट्स हैव रिमेन्ड स्टेबल एट अराउंड 7%, एंड धीरे धीरे वहां पे भी वी हैव सीन मॉडरेशन, रेट्स थोड़े नीचे आए हैं। तो मेरा मानना है कि हर एसेट क्लास अपने जर्नी में कहीं पे बीच में है। कोई ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कोई ज्यादा बबल फेज में नहीं है, सब कुछ बीच में है। तो इन्वेस्टर को इस समय पे अपना जो गोल है, उसको क्या गेम खेलना है, उसको T20 खेलना है या टेस्ट मैच खेलना है, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो मिक्स बनाना चाहिए। पर्सनली मुझे हमेशा इस तरह के बीच वाले बाजार में हाइब्रिड फंड्स या मल्टी एसेट फंड्स अच्छे लगते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी से पैसा बनता है। हमने देखा है लॉन्ग टर्म में 12-13% रिटर्न उतार चढ़ाव के बाद, तेजी मंदी के बाद हमारे बाजार ने 30 साल से दिया है। लेकिन बीच बीच में जब 2-3 साल का जीरो रिटर्न आता है, इन्वेस्टर घबरा जाते हैं या अपना कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो ऐसे समय पे, गलत समय पे मार्केट को छोड़ के ओवरऑल कंपाउंडिंग ब्रेक करने से बेहतर है 13% के बजाय अगर आप 10-11% वाला एसेट क्लास ले लो, विच इज अ डाइवर्सिफाइड हाइब्रिड मल्टी एसेट पोर्टफोलियो, कैन बी वन वे। सो इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है आप कौन हो, मोर देन मैं कौन हूं, और आपके रिस्क एपिटाइट और टाइम होराइजन के हिसाब से आप चूज कीजिए। लेस देन 3 ईयर, 5 ईयर मनी हाइब्रिड फंड्स, 5 साल से ज्यादा पैसा है तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। ये बहुत सिंपल रूल है एट एनी पॉइंट इन टाइम। बिल्कुल ठीक बात है। तो बेहतर है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में पैसा लगाएं, और ताकि आपको हर एक एसेट क्लास में अच्छा एक्सपोजर मिले। और अगर किसी को इक्विटी फंड्स में पैसा लगाना हो तो किस तरह के फंड्स
इस तरह के बाजार के मूड माहौल में ज़्यादा सूटेबल आपको दिखते हैं? तो अनिल जी, हमें जनरली 2 ढाई साल से लग रहा है कि मिड और स्मॉल कैप महंगे हो गए हैं, बिकॉज आप देखोगे ना पिछले 3 साल में जितना भी मार्केट में फंड रेजिंग हुआ है 70-80% वो सेगमेंट में हुआ है, जहां पे प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है या QIP आया है। तो एक बाजू प्रोमोटर खुद अपना एक्सपोजर कम कर रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर भर भर के अगर स्मॉल और मिड कैप्स खरीद रहे हैं बिना वैल्यूएशन या क्वालिटी या साइकिल को ध्यान में रख के, तो वो एक एरिया ऑफ रिस्क है। सो हियर माय आंसर इज नॉट बाय सेइंग कि कहाँ डालना चाहिए, कहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मिड और स्मॉल कैप में जहाँ पे क्वालिटी कंपनी की अगर अच्छी ना हो तो उसे अवॉइड करना चाहिए। बेहतर रहेगा कि आप अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को चूज कीजिए, बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा आज भी आप देखेंगे पूरे बाजार में 3 साल में जो बड़े मेगा कैप्स है वहां पे पैसा नहीं बना है, वहां से आउटफ्लो हुआ है, या तो थोड़ा बहुत एफआई का हुआ है या इंडियन इन्वेस्टर्स का हुआ है। और जो मिड और स्मॉल है वो फिर से ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, जो अच्छी कंपनियां हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन का रिस्क है, जिसकी वजह से साइडवेज बिहेवियर हो सकता है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि फॉर एवरेज इन्वेस्टर जिसको ये टाइमिंग नहीं समझ आता है, उसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड ये सही फंड्स है, या बिजनेस साइकिल फंड्स, ये ओवरऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को देते हैं। आपको ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको बाजार समझ आता है, वॉलेटिलिटी समझ आती है, रिस्क लेने की आपकी इच्छा है, तो स्मॉल और मिड कैप में एसआईपी करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है, मैंने ये ले लिया वो ले लिया। जब मैं एक सवाल पूछता हूँ स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, तो पता नहीं होता है। तो लोग स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में काफी टाइम जाने समझे बिना पैसा लगा देते हैं, फिर वो 20-30-40% नीचे होता है, फिर नुकसान होता है। उससे अच्छा है स्मॉल और मिड कैप फंड्स की एसआईपी कीजिए, अगर आपको वो स्पेस में एंटर करना है तो। अदरवाइज फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी एसेट फंड्स आर परफेक्टली राइट। परफेक्ट। कल्पना सर, बताएं फिर ऐसे में कौन से थीम सेक्टर्स आपको इस बाजार में निवेश के लिहाज से ज़्यादा पसंद आते हैं? अनिल जी, आप अगर डीएसपी के हर फंड का पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे तो एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा ओवरवेट है एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म्स में, वो है बैंकिंग। बिकॉज ये 5-6 साल का यहाँ पे स्लो डाउन हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, क्लीन अप हुआ है और वैल्यूएशन डी रेटिंग हुआ है। जो 5-6 साल पहले बैंक्स 4 और 5 के प्राइस टू बुक पे थे, वो अब 1.5 और 2 पे आ गए हैं, और उसके सामने क्रेडिट साइकिल की शुरुआत अभी हुई नहीं है। तो ऑन वन हैंड वैल्यूएशन का कंफर्ट काफी ज्यादा है बैंकिंग में, तो हमारे पूरे पोर्टफोलियो में आपको बैंकिंग ज्यादा दिखेगा। वन डिस्क्लेमर कि हम काफी समय से ये बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी मूवमेंट नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में। दूसरा, अगर आप देखोगे हमारे पोर्टफोलियोज में ऑटो स्टॉक्स ओवरवेट है, फिर सीमेंट कंपनीज का ओवरवेट है, और रिलेटिवली अभी भी हम टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे अंडरवेट है। कुछ एक आध दो फंड ऐसे हैं जहां पे टेक का वेट 0 है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट काफी अच्छा दिखता है, बिकॉज 5-6% के फ्री कैश फ्लो यील्ड पे ये सब कंपनीज आ गई है। अगर 3-4% का ग्रोथ भी दे दिया तो 10-12% आप मैथमेटिकली जोड़ सकते हो। लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ेगी, हेडकाउंट ग्रोथ शुरू होगा कि नहीं होगा। तो बैंकिंग, ऑटो, जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है, ये सेगमेंट में हमारे पोर्टफोलियोज ओवरवेट है। एनीथिंग विच इज मोर ग्लोबल, वहां पे पोर्टफोलियोज अंडरवेट है। बात है, तो भारतीय इकोनॉमी से जुड़े सारे सेक्टर्स ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं निवेश के लिहाज से। कल्पना सर को, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने